पीएम मोदी ने शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और उत्तराखंड के लिए 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे और चीन सीमा से लगे माणा क्षेत्र में 2 राजमार्गों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने सीमांत गांव माणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सीमांत के लोगों के सामर्थ्य को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन आज सीमांत के लोग संतोष में हैं। पीएम मोदी ने कहा, अब से हर सीमावर्ती गांव को आखिरी नहीं, पहला गांव माना जाएगा। ब्रिटेन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने 20 अक्टूबर यानी गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो महज 6 सप्ताह ही इस पद पर रह पाई हैं। ट्रस के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही हफ्तों बाद अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के चलते पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। बता दें कि इससे पहले बुधवार देर रात गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं माना जा रहा है कि अब एक बार फिर ब्रिटेन में चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री की रेस में भारतवंशी पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक के नाम की चर्चा फिर से तेज हो गई है। 19 अक्टूबर को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और 52 विंग वायु सेना स्टेशन दीसा की आधारशिला रखी। वहीं गांधीनगर में पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था बेहद स्मार्ट हो गई है। आज गुजरात अमृत काल की अमृत पीढ़ी के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। प्रयागराज में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के अंतिम दिन सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जयपुरी स्कूल के वात्सल्य परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय समुदायों के लोगों में भी स्वाभिमान जागरण के कारण मैं भी हिंदू का बोध विकसित हुआ है। जनसंख्या असंतुलन पर उन्होंने गहन चिंता व्यक्त करते हुए कहा, विगत 40 से 50 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने के कारण प्रत्येक परिवार की औसत जनसंख्या में कमी आई है। इसके चलते भारत में एक समय आएगा जब युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और वृद्ध लोगों की आबादी अधिक होगी। यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि देश में सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल के 90वीं आम वार्षिक महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है और आतंकवाद के खात्मे के लिए दुनिया का एकजुट होना जरूरी है, ताकि उनके लिए कहीं कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं रह जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्थानीय हितों के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में खतरे वैश्विक हैं, तो प्रतिक्रिया स्थानीय नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, इन खतरों में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बदलाव आ रहा है। केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर यानी बीते मंगलवार को विपणन सीजन 2023 से 24 के लिए सभी रबी फसलों न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किया है। सरकार ने रबी की फसलों पर MSP में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने गेहूं, मसर, जौ और चना समेत रबी की कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। गेहूं पर 110 रुपए, जौ पर 100 रुपए, चना पर 105 रुपए, मसूर पर 500 रुपए और सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने की अपील की और कहा कि यह मिशन लाइफ हमें पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत प्रगति भी और प्रकृति भी का उत्तम उदाहरण बन रहा है। बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पर आदि शंकराचार्य की विशाल मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया है। अष्टधातु की विशाल प्रतिमा के लिए 198.25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए पूरा प्लान तैयार हो गया है। गुजरात में नर्मदा के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पूरे देश के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो गया है और यह दावा किया जा रहा है कि सितंबर 2023 तक आदि शंकराचार्य की 104 फीट लंबी ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को मिस्र के अपनी यात्रा के समापन की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है।
उन्होंने कहा कि मिस्र में उन्होंने प्रख्यात हस्तियों से मुलाकात की। इसके बारे में ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मिस्र की मेरी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त हुई। हमारे साझा दृष्टिकोण और साझा हित निश्चित रूप से संबंधों को अगले स्तर तक ले जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत के आतंकवादी खात्मे की मुहिम को संयुक्त राष्ट्र ने पूर्ण रूप से सटीक ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बीते बुधवार को मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मुंबई में गुटेरेस ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता है। आज की दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। आतंकवाद से लड़ना हर देश के लिए वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए और आतंकवाद से लड़ना संयुक्त राष्ट्र के लिए एक केंद्रीय प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार को गुजरात दौरे पर राजकोट में इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यह अवार्ड दिया है। इतना ही नहीं, योजना कार्यान्वयन पर पूरे देश में आगरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई अपनी मातृभाषा हिंदी में भी होगी। बीते सोमवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में अमित शाह ने MBBS हिंदी कोर्स की बुक लॉन्च की। इस तरीके से मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां MBBS के छात्र हिंदी भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ CM शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद छावनी को अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से बुधवार को गजट पत्र जारी कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू की थी और अब गजट पत्र जारी किया गया और मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस गजट पत्र में बताया गया है कि फैजाबाद मंडल और फैजाबाद जिले का नाम बदलकर क्रमशः अयोध्या मंडल व अयोध्या जिला कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर चुकी है। बीते मंगलवार को देश के केरल राज्य में बहुत बड़े भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आई है। केरल के लोकायुक्त ने राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा और अन्य लोगों के खिलाफ कोरोना के शुरुआती दौर में PPE किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन पर 500 रुपए के बजाय 1550 रुपए की PPE किट खरीदने का आरोप लगाया गया है। बीते गुरुवार को भारत में गन्ने के उत्पादन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत के उत्तरी राज्य में गन्ना उत्पादन में व्यापक उछाल आया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुल गन्ना उत्पादन में 10 वर्षों में 42% का उछाल आया है। पिछले 10 वर्षों में इन राज्यों का कुल गन्ना उत्पादन 302.16 अरब रुपए से बढ़कर 429.2 अरब रुपए हो गया है। बुधवार को वित्त वर्ष 2023 से 24 के बजट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने उद्योग एवं व्यापारी संगठनों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बारे में सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक योग्य सलाहों को अगले वित्त वर्ष के बजट में जगह दी जा सकती है। वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट अगले वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर, करों की दरों और टैक्स बेस बढ़ाने से संबंधित सुझावों को 5 नवंबर तक उसके पास भेजा जा सकता है। भारत की युवा प्रतिभा खेल जगत में दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। इस क्षेत्र में इतिहास रचते हुए पहलवान साजन भानवाल कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन प्रतियोगिता पहलवान बन गए हैं। उन्होंने पोंटेवेद्रा स्पेन में आयोजित 77 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन के दिमित्रो वासेत्स्की को 11-10 से हराया है। मैच के अंत तक कांटे की टक्कर थी, लेकिन अंत में भारत के पहलवान ने पटकनी देकर सफलता प्राप्त की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की 18 अक्टूबर को हुई वार्षिक जनरल बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रॉजर बिन्नी के नाम की मोहर लगाई गई है। मुंबई के ताज होटल में हुई इस बैठक में BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार राजीव शुक्ला का उपाध्यक्ष, जय शाह का सचिव, आशीष शेलार का कोषाध्यक्ष, देवाजीत सेकिया का संयुक्त सचिव और अरुण धूमल का IPL चेयरमैन बनना तय है। आम जन की धार्मिक भावनाओं को लेकर केंद्रीय सेंसर बोर्ड बहुत सशक्त हो गया है। इस कड़ी में अक्षय कुमार की आगामी फिल्म राम सेतु को लेकर बोर्ड की सख्ती दिखी है। फिल्म को केंद्रीय बोर्ड ने UA प्रमाणित पत्र देते हुए राम शब्द के स्थान पर भगवान राम और बुद्ध शब्द के स्थान पर भगवान बुद्ध के संबोधन का सख्त निर्देश दिया है। बता दें कि अभिषेक शर्मा निर्देशित फिल्म राम सेतु 25 अक्टूबर से सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी।